चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारत की तीनों सेनाओं को जरूरी रक्षा खरीद के लिए अधिकार दिए हैं। अब भारत की तीनों सेनाएं 300 करोड़ तक के हथियार और जरूरी सामान खरीद सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि इस फैसले से खरीद से जुड़ी समय सीमा कम हो जाएगी और 1 साल के भीतर संबंधित चीजों की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। 17 और 18 जुलाई को होने वाले दौरे पर रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को रक्षा मंत्री लद्दाख का दौरा करेंगे और LAC के फॉरवर्ड ब्लॉक पर भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 18 जुलाई को राजनाथ सिंह LOC पर स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट खुद सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है, उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो। हॉस्टिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। सचिन पायलट पर कांग्रेस ने कहा कि उन्हें परिवार में लौट आना चाहिए और अगर कांग्रेस विधायक दल में उनका बहुमत है तो साबित करें और अपना अधिकार ले लें। कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने आज राजस्थान के बागी विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की। सचिन पायलट और बागी विधायकों की ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। नेपाल के प्रधानमंत्री के बाद उनके विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने विवादित बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में प्रदीप ग्यावली ने कहा कि रिसर्च हुई तो रामायण का इतिहास बदल जाएगा। यी धेरै कुराहरू हाम्रा परम्परागत विश्वासमाथि, हाम्रा आस्थाहरूमाथि छन्। हामीले यही भन्दै आएका छौँ। सीता जनकपुरमा जन्मिन्, उनको विवाह चाहिँ रामसँग भयो, अयोध्यामा भयो। भोलि अध्ययनले अर्को कुनै पुष्टि गर्यो भने त्यो त धेरै कुराहरू स्वाभाविक रूपले बदलिन्छन्। प्रदीप ग्यावली से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने श्री राम को नेपाली मूल का बताया था। इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि ओली किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। ओली के बयान के विरोध में नेपाल से लेकर भारत तक आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। KP शर्मा ओली अपनो बयान फिरता लो। भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। वैश्विक आतंकवाद पर हुई चर्चा में पाकिस्तान का भी जिक्र आया। Combating terrorism, terrorist financing, countering radicalization and abuse of internet for these purposes was also discussed. यूरोपीय संघ के नेताओं से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी विश्व शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत EU पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश का न्योता भी दिया। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना काल ने कामकाज के तरीकों को बदल कर रख दिया है। देश के युवा बदली हुई परिस्थिति के मुताबिक खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। पीएम मोदी ने हुनर को 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटा बड़ा हर हुनर आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बनेगा। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र भी दिया। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 29,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो कि नया रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए।
582 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं 20,572 मरीज इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 9,36,181 लोग संक्रमित हुए हैं। 5,92,032 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 3,19,840 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि कुल 24,309 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से लड़ाई में दिल्ली से आज फिर अच्छी खबर आई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 18,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,647 नए केस आए। इस दौरान 2,463 मरीज ठीक हुए और 41 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,16,993 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 95,699 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,487 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख संक्रमित मरीजों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब दिल्ली की स्थिति काफी बेहतर है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफी नियंत्रण में नजर आ रही है आज। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने डहाणू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4,500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में 169 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 11 आरोपी नाबालिग। 16 अप्रैल को पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में पुलिस के सामने 2 साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। सवालों में घिरने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था और 30 पुलिस वालों का तबादला कर दिया था और जांच सीआईडी को सौंपी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.